Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 17th of December 2024. 17 दिसंबर 2024 का एनालिसिस देखेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएंगे. 110-120 लाइक्स का टारगेट रहेगा. आप लोग अगर पूरा करने में मदद करें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी. सो आप लोग के ऊपर है कि आप मदद करते हैं कि नहीं. लेट्स सी. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के फ्रंट पेज की न्यूज में. मोदी टेक्स अप रीजनल सिक्योरिटी विद दिशा नायके. तो आप सबको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उस समय श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिशा नायके की खातिरदारी में लगे हुए हैं. एंड अनुराग कुमार दिशा नायके इंडिया आए हुए हैं. तो देख रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा मैंने दो पार्ट में इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इंपॉर्टेंट हो, तो मैंने एक तो मैप श्रीलंका का उठा लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है. श्रीलंका का मैप अगर आप देखें तो इंडिया के साथ बॉर्डरिंग, पहले तो इसमें पाक स्ट्रेट, पाक बे, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. देन यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, वाटर बॉडीज में आपको दिख रहा होगा. पाक स्ट्रेट दिख रहा है, पाक बे दिख रहा है. यहाँ पे बीच में एडम्स ब्रिज भी आपको दिखता है, एडम्स ब्रिज एंड गल्फ ऑफ मन्नार है. ठीक है ना. अब श्रीलंका का जो नदर्न पेनिनसुला है उसको क्या बोलते हैं? जाफना पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज बाउंडेड बाय ओशंस फ्रॉम थ्री साइड्स, है ना. तीन तरीके से, तीन तरफ से जो पानी से घिरा हो और उसको पेनिनसुला बोलते हैं. तो जाफना पेनिनसुला जो है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा नदर्न पार्ट में श्रीलंका में. देन आपको श्रीलंका में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. एक तो काला रिवर है, देन यान रिवर, यान और काला रिवर ना, किरिंदी रिवर भी है. ठीक है ना. इंपॉर्टेंट जो यहाँ के पोर्ट्स हैं वो आप देख लो. जैसे नदन में ही आप देखो पहले तो पल्मोडाई, त्रिंकोमली, ये दो आपको पोर्ट दिखेंगे. देन नीचे आपको हम्बन टोटा पोर्ट दिखेगा जो चाइना को लीज पे दिया होता, मतारा और हम्बन टोटा, है ना. देन यहाँ पे आपको जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको वेस्टर्न पार्ट में कोलंबो दिखेगा, है ना. कोलंबो इज इन वेस्टर्न पार्ट, है ना. और गाला जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है ना, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और ये सारी जगह इंपॉर्टेंट है. आपको मैप में आप देख रहा होगा, इंडिया बॉर्डरिंग कंट्री है तो आपको पता ही है. एंड एक दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें नोट की है वो ये की है कि इंडिया और श्रीलंका कौन से ऐसी ग्रुपिंग्स हैं जिनके पार्ट है दोनों, है ना. तो लेट्स सी इंडिया एंड श्रीलंका कौन कौन सी ग्रुपिंग्स है इंटरनेशनल जिसके दोनों पार्ट हैं. तो एक तो सार्क हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका मेंबर्स हैं. देन बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी एक रीजनल ग्रुपिंग है जो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है. इसमें मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार एंड नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, है ना. देन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में भी इंडिया और श्रीलंका दोनों ही मेंबर है ना. जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज का ग्रुपिंग है, तो बोथ इंडिया एंड श्रीलंका आर द मेंबर्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. देन G77 में भी इंडिया एंड श्रीलंका बोथ आर पार्ट ऑफ दिस, है ना. एंड G77 आपको पता होना चाहिए, इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग नेशंस जो कि काम करता है विद इन द UN टू प्रमोट देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट. देन नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी इंडिया एंड श्रीलंका दोनों मेंबर्स हैं. देन IOR यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी पार्ट है इंडिया और श्रीलंका दोनों. देन यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज में दोनों ही लगभग पार्ट है श्रीलंका और इंडिया, जैसे WHO हो गया, UNESCO हो गया, UNDP हो गया. तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था. ये भी देखो अच्छा है, कम से कम आपको पता रहेगा कि इंडियन श्रीलंका कहाँ कहाँ ग्रुपिंग में. कभी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से भी. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो फ्रंट पेज की हो गई. अब हम मूव करते हैं लास्ट से बहुत सारे आर्टिकल्स है जो आज के पेपर में आए हैं, वो सारे हम एक एक करके देख लेंगे. ठीक है ना. तो लेट्स सी देम वन बाय वन. यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, HRW का नाम आया है. इट हैज एक्यूज्ड सूडान RSF ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. तो आपको पता है सूडान में देखो ऑलरेडी सिविल वॉर टाइप की कंडीशन बनी हुई है, जहाँ पे उनकी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स है और वहाँ के जो वो है मिलिशिया है, आर्मी है, वो वॉर में चल रही है. मतलब आर्मी और वहाँ पे जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है. ठीक है ना. ना वहाँ पे जो सिविल वॉर टाइप की कंडीशन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि दे आर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग द वुमेन्स, है ना, स्पेशली इन द सदर्न सूडान वाला रीजन. ठीक है. तो यहाँ पे HRW ने ये रिपोर्ट लिखी है. HRW क्या है मैं आपको बता दूं, ह्यूमन राइट्स वॉच. HRW इज ह्यूमन राइट्स वॉच, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. याद रखिएगा, इंटरनेशनल
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है और ये रिसर्च कंडक्ट करता है ऑन ह्यूमन राइट्स। याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च और एडवोकेसी इसकी चलती है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा यूपीएससी कुछ भी लिखे तो वो समझ लेना गलत लिख रहा है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा HRW के बारे में। Then many feared dead in French territory Mayotte after cyclone। तो यहाँ पे मेयोते, एक तो आप बस लोकेशन याद रखिएगा, मेयोते जो है इट इज़ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी। याद रखिएगा, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था मेयोते में, और वो कौन सा साइक्लोन था, तो आई थिंक क्या नाम था, इसमें लिखा हुआ है साइक्लोन चिडो। यस, साइक्लोन चिडो। इट रिप्ड थ्रू द फ्रेंच इंडियन ओशियन टेरिटरी ऑफ मेयोते। फ्रेंच इंडियन ओशन टेरिटरी है ना, तो इंडियन ओशन में है, फ्रेंच टेरिटरी है ये मेयोते, जिसमें ये साइक्लोन आया था चिडो। एंड दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। इसको आप याद रखिएगा जरूर, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये भी अच्छा न्यूज़ आर्टिकल था जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देन स्विट्जरलैंड निक्सिंग MFN स्टेटस वोंट अफेक्ट EFTA डील। तो अभी स्विट्जरलैंड ने क्या किया है अभी रिसेंटली कि वो सस्पेंड कर रहा है हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को फॉर इंडिया, है ना। तो इंडिया को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो हटा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब यहाँ पे एक्चुअली इनका ये कहना था कि EFTA डील हमने EFTA नेशंस के साथ अभी डील करनी थी। टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना। तो EFTA 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। EFTA याद रखना 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं? आइसलैंड है, लिचेनस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। कौन कौन सी है? आइसलैंड है, लिचेनस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ये 4 कंट्रीज से EFTA बना हुआ है। अब इनका साथ जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था उसमें एक फीचर ये भी है, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज हैं, चारों कंट्रीज, वो बाइंडिंग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट करेंगी इन इंडिया इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 सालों के अंदर $100 बिलियन सारी कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी और लगभग 10 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेंगी, है ना। 1 मिलियन, हाँ 10 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ इनका ये कहना है कि जो इंडिया का EFTA के साथ टेपा है वो इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस MFN स्टेटस। तो दैट इज व्हाट वाज इन द न्यूज़, है ना। तो इसमें मेन न्यूज़ आपको EFTA समझना था और दैट इज वन थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। अब एक यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ था, DGGI आइडेंटिफाइड 642 ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऑनलाइन फर्म्स थे जो गेमिंग फर्म्स करा रही हैं, बट वो रजिस्टर्ड नहीं थी और इलीगल तरीके से कंडक्ट करा रही थी और नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर था। इस कारण से उनको एक प्रोविजन है IGST एक्ट के अंतर्गत, जो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है 2017 का, IGST एक्ट 2017 का सेक्शन 14A सब सेक्शन 3, ये लिख लो। देखो सेक्शन 14A सब क्लॉज 3 जो है IGST एक्ट 2017 का है, वो बोलता है कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन URLs को अगर वो कोऑपरेट ना करें ऑल। तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन 14A3 ऑफ IGST एक्ट 2017, ठीक है। तो ये चूंकि न्यूज़ में है तो आपको पता रहना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं वाई द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड्योर्स इवन नाउ। तो यहाँ पे रेलिवेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू है, इस पे मैंने नोट्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी क्रिटिसाइज किया था जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया है। देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक्यूज किया था कि नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी दैट वाज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने तो जो लिस्ट थी प्रोमिनेंट इंडियंस की, उस लिस्ट से जवाहरलाल नेहरू नाम ही हटा दिया। एंड बीजेपी की जो बुकलेट है विच इज सेलिब्रेटिंग दीनदयाल उपाध्याय, इट हैज एक्सक्लूडेड नेहरू एंड महात्मा गांधीज नेम वाइल हाईलाइटिंग अदर फिगर्स जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो दैट इज समथिंग कि एक तरीके से हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश तो कहीं ना कहीं की ही जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स रोल। हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक रूरल के चलो समझ गया ना, राजा के लिए या फिर वहाँ की जो जनता है प्रजा के लिए क्या रोल रहता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री जो बेसिकली है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द सोसाइटल प्रोग्रेस। फ्यूचर के विजन्स आपको कैसे सेटअप करने हैं इसमें मदद करते हैं, है ना।
और आप अगर इतने सिग्निफिकेंट फिगर लाइक नेहरू को अगर आप हटा रहे हैं तो इट इज़ डिमिनिशिंग द सोसाइटीज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट, है ना। तो यू शुड नेवर डिलीट अ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि आप मामूली फिगर नहीं है। अगर आप देखें डिस्कवरी ऑफ इंडिया को देख लें, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को देख लें, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर को देख लें, कुछ भी अगर ना भी रहा हो ना, तो एज अ ऑथर, एज अ राइटर जो जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी है वही इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो आप उसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो बाकी रोल तो उनका था ही था, है ना, बाकी का रोल तो उनका था ही था, लेकिन उनका, मैं तो कह रहा हूँ कोई रोल मत रखो। मैं प्योरली इंटेलेक्चुअल वे में अगर बोलूँ, मैं प्योरली इंटेलेक्चुअल वे में बोलूँ, तो वो भी बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा कि लीडर्स मस्ट रिमेंबर दैट हिस्ट्री टीचेस द इम्परमानेंस ऑफ एब्सोल्यूट पावर। तो यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि भैया जो लोग आज पावर में हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि पावर परमानेंट नहीं है, और ये सबसे बड़ी चीज़ हिस्ट्री सिखाती है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा यही सिखाती है कि पावर परमानेंट नहीं है, लेकिन यही चीज़ आप नहीं सीखते हो, है ना, और उस व्यक्ति का विलिफिकेशन करते हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन किया है ना। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में मैकियावेली ने कहा है कि हिस्ट्री इज अनप्रिडिक्टेबल, रूलर्स शुड स्टडी इट टू अंडरस्टैंड द शिफ्टिंग फॉर्च्यून्स। तो रूलर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप हिस्ट्री के ही सिग्निफिकेंट लोगों को हटाते जाएंगे तो आप हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, फिर तो आप अपना मनगढ़ंत कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो ऑथर ने अब फिर नेहरू जी के रोल के बारे में बताया कि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिश्ड क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस ऑल्सो, है ना। दूसरा, इन्होंने जो थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी के लिए काम किया, चाहे वो पार्टिसिपेटिंग इन 1927 कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज़, ब्रुसेल्स में जो हुआ था 1927 में कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज़, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट किए। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन 1955 बैंडिंग कॉन्फ्रेंस। इसके बाद फिर नाम का फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। देन नेहरूज कॉस्मोपॉलिटैनिज्म, हिज विजन वॉज आउटवर्ड लुकिंग, इंगेजिंग, ग्लोबल कल्चर्स के साथ इंगेज करने का था, है ना। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं, ही वॉज वेरी मच टुवर्ड्स एजुकेशन, चाहे IITs का फॉर्मेशन देख लो, ये सारी चीज़ें आप देख लो, IIMs का देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो लेकर के आए। पावर प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स जो थे स्टार्टिंग के, तो सारे जवाहरलाल नेहरू की बदौलत थे, है ना। तो ही वॉज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एज वेल। तो आप उनके रोल को आप कैसे हटा सकते हो, ठीक है ना। एंड जो अभी ऑथर ने कहा है कि करंट ट्रेंड चल रहा है, इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू इरेज नेहरू फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड ये वेरी शॉर्ट साइटेड है, इट्स वेरी शॉर्ट साइटेड। इफ यू आर इग्नोरिंग लीडर्स लाइक नेहरू एंड महात्मा गांधी, देन इट विल अंडरमाइन इंडियाज कलेक्टिव हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, इट विल अंडरमाइन इंडियाज कलेक्टिव हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया आप हिस्ट्री को इस तरीके से ट्वीक मत करो कि उसकी रेलिवेंस ही खत्म हो जाए, है ना, और फिर सिर्फ हम राजा राम सिंह और राजा यही सब पढ़ते रहेंगे, बाकी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम हट जाएगा। आगे, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग जजेस। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा, वैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 55 MPs ऑफ राज्यसभा हैव सबमिटेड अ मोशन फॉर रिमूविंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर कुमार, है ना। तो 55 लोगों ने किया। क्यों किया उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है प्रोसीजर, तो प्रोसीजर 2 आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, जो कि प्रोवाइड करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और incapacity after a motion is passed in each house of parliament by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of members of that house present and voting। मतलब कि ये स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। तो जब एक स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, ये जो पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, ये सेम सेशन में पास होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम सेशन में ही पास होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं करता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या है। व्हाट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दिस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ बहुत सारे केसेस में अलग अलग कहा है कि क्या है प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। तो जैसे उन्होंने कहा विलफुल मिसकंडक्ट अगर ऑफिस में हो रहा है, करप्शन कर रहे हैं, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इट वुड ऑल कॉन्स्टिट्यूट टू मिसबिहेवियर, है ना। एंड इनकैपेसिटी का मतलब है मेडिकल कंडीशन दैट में इंक्लूड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, ठीक है। अब जो डिटेल्ड प्रोसीजर है रिमूवल करना, कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बता दिया भाई कि प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए सेम सेशन में, लेकिन डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट
1968 में मेंशन्ड है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। और वो कहता है कि पहले तो आपको नोटिस देनी पड़ेगी, है ना, दैट अ नोटिस ऑफ मोशन फॉर रिमूवल शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन 50 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स इन लोकसभा। इसीलिए ऊपर हमने पढ़ा कि 55 लोगों ने साइन किया है। तो पहले इस मोशन को लाने से पहले भी आपको साइन करके देना पड़ेगा स्पीकर को, जो चेयरमैन रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा। 50 मेंबर कम से कम राज्यसभा में, और अगर मोशन लोकसभा से आ रहा है तो 100 लोग कम से कम लोकसभा में। देन चेयरमैन और स्पीकर जो है, अब वो आफ्टर कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन में एडमिट और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन। अब वो एडमिट कर भी सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। अगर एडमिट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट ये सब लोग रहेंगे। एंड इफ द कमेटी फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद बोलेगी कि हाँ जज कोई मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो मोशन प्रोसीड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी बोल दिया कि हाँ मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी है, तो फिर कमेटी फिर वो रिपोर्ट ले जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, और फिर उसके बाद पास करना होगा मोशन को स्पेशल मेजॉरिटी से। अब देखो ऑथर ने ये सारी प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि देखो दिक्कत क्या है कि कई बार जब सुप्रीम कोर्ट की जो 3 मेंबर कमेटी, जहाँ पे कमेटी हमने बोली 3 मेंबर, वो पास कर भी देगा ना कि हाँ प्रूव्ड मिसबिहेवियर भी है, इनकैपेसिटी भी है, तब भी कई बार क्या पार्लियामेंट में वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप वो स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों इतनी कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी है ना कि वो फिर पास नहीं हो पाता। इसलिए आज तक किसी जज का मतलब कहना चाहिए कि किसी जज का सक्सेसफुल इम्पीचमेंट हो ही नहीं पाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए। हाउ डज लानीना अफेक्ट द इंडियाज क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे लानीना और एल नीनो के बारे में है, हालांकि सिर्फ है लानीना के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो लानीना और एल नीनो जो है ना वो फेजेस हैं ऑफ अ वेरी इलेबोरेट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, एनसो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। एल नीनो लानीना सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, एनसो बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक आपको पेरू का कोस्ट पता होगा, पेरू कौन सा कोस्ट होता है, जैसे भैया इस तरीके से जो ये इधर ये साउथ अमेरिका वाला जो कोस्ट है, दिस इज योर पेरूवियन कोस्ट है साउथ अमेरिका का, ठीक है ना। इसके टेम्परेचर से इम्पैक्ट होता है आपका इसका टेम्परेचर, और इधर साइड आपका इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है और इंडियन ओशन का जो पार्ट है, ठीक है ना। तो उन दोनों का क्या टेम्परेचर चल रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है ना। तो एल नीनो और लानीना के फेस में क्या होता है, देखो लिखा है इट अकर्स बिटवीन द रीजन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन बिटवीन इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब वो पेरू वाला पार्ट है, इधर इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब साउथ अमेरिका का पार्ट गर्म हो जाए, मतलब जब पेरूवियन कोस्ट ज़्यादा गर्म रहे, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ये पेरूवियन कोस्ट जब गर्म रहेगी, गर्म जी लिख रहा हूँ गर्म, और ठंडे के लिए टी लिख देता हूँ, तो जब ये गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी और आपकी तरफ कम बारिश होगी, है ना। तो उसको बोलते हैं एल नीनो वाला फेज बोलते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम ये साउथ अमेरिका, यहाँ पेरूवियन कोस्ट जब कूलर हो जाएगा, पेरूवियन कोस्ट जब कूल होगा, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और ज़्यादा बारिश किधर होगी, ज़्यादा बारिश आपके फेज यानी इधर साइड इंडिया की तरफ होगी, तो इसको बोलते हैं लानीना बोलते हैं। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी है, देखो लिखा है इंडोनेशिया साउथ अमेरिका इज कूलर देन यूजुअल। देखो एल नीनो में क्या होता है, वार्मिंग ऑफ द सेम रीजन, जब वार्मिंग हो जाए ज़्यादा तो एल नीनो हो जाएगा, और जब कूल हो जाए बहुत ज़्यादा तो लानीना हो जाएगा। तो मैंने बताया पेरूवियन कोस्ट के टेम्परेचर पर डिटरमाइन करेगा, पेरूवियन कोस्ट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, जितना गर्म होगा, तो वहाँ पे बारिश होगी। जब वहाँ बारिश होगी तो ऑब्वियसली बात है इधर बारिश कम होगी इंडोनेशिया वाले पार्ट में, और इधर साइड तो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं एल नीनो। और वहीं पे अगर पेरूवियन कोस्ट ज़्यादा ठंडा हो जाए, पेरूवियन कोस्ट ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो है वो इधर बढ़ेगा, मतलब आपके इंडोनेशिया और इंडिया वाले पार्ट की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ बारिश होगी, इसको लानीना फेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा इसको मेजर करने का सिस्टम भी बताया, लानीना और एल नीनो को मेजर करने का सिस्टम बताया। तो यहाँ पे एक उन्होंने इंडेक्स बताया है, ओशियानिक नीनो इंडेक्स बोल रहा है, ONI, ओशियानिक नीनो इंडेक्स, जो कि 3 महीने का एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर मेजर करता है ईस्ट और सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक में, और उसको 30 ईयर एवरेज के साथ फिर माइनस करता है, ठीक है ना, कंपेयर करता है। तो जब आप 3 महीने का एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर नापोगे, फिर उसको 30 ईयर एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर से माइनस करोगे, तो अगर आपका डिफरेंस जो है वो 0.5 या उससे ज़्यादा अगर आ रहा है, इफ द डिफरेंस इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर, तो इट इज़ एल नीनो।
और अगर ये 0.5 या उससे कम है डिफरेंस, -0.5 या उससे कम है तो इट इज़ लानीना, ठीक है ना, याद रखिएगा। -0.5 या उससे कम है तो लानीना, और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड उससे ज़्यादा है तो एल नीनो हो जाता है, ठीक है ना। ओशियानिक एल नीनो इंडेक्स बोलते हैं उसको, है ना। तो ओशियानिक नीनो इंडेक्स ये था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अभी ऑथर का ये कहना है कि जो लानीना का फेज है थोड़ा सा डिले हो रहा है इंडिया में, और इसी कारण से जो विंटर है वो भी डिले कर रही है, विंटर ऑल्सो डिले, नहीं तो अदरवाइज अगर एल नीनो आ जाता तो विंटर थोड़ा हार्श पड़ती है नदर्न साइड पे, ठीक है। आगे ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स द फाइनेंशिंग चैलेंज। तो यहाँ पे ऑथर ने पहले तो बताया कि इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन तो आपको पता है ना कि एक फ्यूल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो ग्रीन सोर्सेज से होनी चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से होनी चाहिए। जब आप रिन्यूएबल सोर्सेज की एनर्जी यूज़ करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्योंकि है ना भाई हाइड्रोजन कैसे बनेगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना। देखो भाई मैं फिर से लिख देता हूँ आप लोग को, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। वाटर है H2O, है ना, पानी है, इसी में हाइड्रोजन आपको दिख रही है। अब हाइड्रोजन बनाने की एक प्रोसेस होती है कि अगर इस पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से पास कराओ तो ये ब्रेक हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए आपको बिजली चाहिए। तो जब आप बिजली ग्रीन सोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हो इस बिजली में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में, तो उससे जो बनती है हाइड्रोजन उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया ने टारगेट क्या सेट किया है, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। एनुअली प्रोड्यूस करनी है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन 2030 से बाय 2030, है ना। एंड हम अर्ली लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू जो ऑथर ने कहा है वो है कि फाइनेंसिंग का इशू। सबसे बड़ा जो इशू है वो है फाइनेंसिंग बैरियर्स का। और दो कॉस्ट इसमें आती है कि लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी प्रोड्यूस करने की, दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर्स जो इसमें लगेंगे, है ना। तो दो बोथ आर वेरी मतलब कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा उस पर लगता है, और इसमें रिस्क भी है, ऑब्वियसली बात है, रिस्क आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को डी रिस्क करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें ऑथर ने कुछ कहा है कि यू हैव टू लुक फॉर अ गवर्नमेंट जो है वो कुछ फ्रेमवर्क ऐसा बनाए ताकि प्रोडक्शन के रिस्क को कम किया जा सके, प्लस जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उनको कम किया जा सके। ऑथर ने कहा गवर्नमेंट का रोल रहेगा। दूसरा ऑथर ने कहा कि भैया जो बैंकिंग सेक्टर है उसको थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बैंकिंग को चीप लोन्स और ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, है ना। दीज आर द थिंग्स विच ऑथर हैज मेंशन्ड। देन ऑथर ने कहा तीसरा सजेशन है कि भैया इंटरनेशनल यानी कि जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं अगर आप उनका बेनिफिट उठा पाओ फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स का, तो दैट विल बी गुड। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हिडन कॉस्ट ऑफ ग्रीन वॉशिंग द इंडियन रेलवेज, यहाँ पे ऑथर ने ग्रीन वॉशिंग टर्म यूज़ किया, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। देखो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप ग्रीन है नहीं, मतलब आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं, लेकिन आप प्रिटेंड इस तरीके से कर रहे हैं जैसे आप कितना क्लाइमेट चेंज को रोकने में वो हो। तो जब आप फेक इस तरीके से नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना कि यू आर सो मच प्रोटेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट एंड आप एक भी एमिशन नहीं कर रहे, बट रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे होते हो और इन्वायरमेंट को परेशान कर रहे होते हो, तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर सेइंग्स एंड योर एक्चुअल डूइंग्स इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल, देन दैट इज नोन एज द ग्रीन वॉशिंग। आई होप यू क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यू केमिकल पाथवे वर्सेस द क्वालिटी ऑफ एयर इन हार्श विंटर्स। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना हार्श विंटर वाला, ये लिखा हुआ है अलास्का की एक जगह है फेयरबैंक्स, ठीक है ना। फेयरबैंक्स लिख लो, फेयरबैंक्स FAIRBANKS, फेयरबैंक्स अलास्का में है। यहाँ पर टेम्परेचर अभी इतना कोल्ड था कि -22.4 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। एंड दूसरा यहाँ का इशू है कि यहाँ पे पुअर एयर क्वालिटी। इंडिया में भी द्रास रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बट द्रास की क्लीनर एयर है। फेयरबैंक्स अलास्का में बहुत पोल्यूटेड एयर है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर्स, जो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, एक है PM2.5 और एक है PM10, है ना। PM2.5 मतलब कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जिनका डायमीटर 2.5 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है ना। 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, सॉरी माइक्रोमीटर से कम होता है, ये होते हैं आपके PM2.5 होता है, ठीक है ना।
एंड यहाँ पे ऑथर ने वही बोला कि जो पोल्यूशन है उस कारण से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है पोल्यूशन के कारण। एंड यहाँ पे एक जो पॉल्यूटेंट का नाम है उसको लिखा है हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट। हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट ये फेयरबैंक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोक्सी मीथेन उसका सल्फोनेट का नाम याद रखना। देन यहाँ पे PM 2.5 याद रखना है ना। एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, PM 2.5 एंड PM 10। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और अगर छूट रह गया है तो यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कुछ छूटा है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।